एक छोटी सी मैं तुम्हें 2 मिनट की स्टोरी सुनाती हूँ, दी एलिफेंट स्टोरी। क्या है इसमें? 2 मिनट का टाइम देना मुझे। एक जू में कुछ बच्चे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक एलिफेंट है और वो बंधा हुआ है ये छोटी सी रोप से। रोप दिख रही है सबको? अब आप एलिफेंट का साइज देखिए और रोप का साइज देखिए। वो है इतना पावरफुल कि उस एक झटके से वो ये पेड़ जो है ये भी उखड़ जाएगा और रोप भी उखड़ जाएगी। बट बच्चों ने देखा कि वो हिल ही नहीं रहा है और उसको बांध दिया गया है तो वो वहीं अटक गया है, वहीं खड़ा हुआ है, गेट अंडर द इम्प्रेशन कि वो बंधा हुआ है। अब इसके लिए बच्चों ने जू कीपर से पूछा कि वाई सो, इतना पावरफुल एनिमल है, इतनी छोटी सी रस्सी से बंधा है और वो जिस पेड़ से बंधा है वो भी इतनी नॉर्मल सा एक पेड़ है कि एक झटके से वो टूट सकता है एलिफेंट के, तो वाई? तो जू कीपर ने उसकी बचपन की कहानी उनको बताई कि जब ये बिल्कुल छोटा था और तब हम इसको पहली बार जू में लाए थे, तब हमने इसको इसी प्रकार की एक चेन से बांधा था। उस वक्त जो उसका साइज था उसके हिसाब से ये जो लोहे की चेन थी वो काफी स्ट्रांग थी। उसने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, शुरू के 3-4 महीने उसने कई बार उस चेन को तोड़ने की कोशिश की, बट उस वक्त के हिसाब से वो चेन नहीं टूटी। और उसके छोटे से बाल मन में ये बात बैठ गई कि ये चेन टूट नहीं सकती और मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता। अब वो साल दर साल बड़ा भी हो गया, बट उसके मन में बात क्या बैठ गई? ये चेन मैं तोड़ नहीं सकता। और इस थॉट प्रोसेस के साथ अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो चेन उसके पावर के सामने एक्चुअली कुछ नहीं है, बट माइंड में एक बात बैठ गई है कि ये चेन मैं तोड़ नहीं सकता, आई कांट डू इट। और ये थॉट प्रोसेस ही अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम है। बचपन से यदि वो कभी टॉप नहीं कर पाए या वो कभी स्कॉलर नहीं बन पाए या कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कर पाए, किसी ने उनको अप्रिशिएट तो करा नहीं, सिर्फ मार्क्स को देख के बातें होती रही, तो उनके मन में बैठ गया कि आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, एवरेज हूं मैं टॉपर ऑपर नहीं हूँ। जैसे ही मैंने अगर किसी से बोला कि भाई अकाउंट्स में 100 ट्राई करते हैं, मैम नॉट मी, मेरे बस की नहीं है। 12th शुरू नहीं हुई है और आपको कोर्स पता नहीं है, बट आप पहले ये सोच रहे हो कि मेरे बस की नहीं है। तो ये हमारे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस है ना उनके कारण है। तो आपको अपने माइंड से सबसे पहले ये बात निकालनी होगी कि सिर्फ 11th का टॉपर ही 12th का टॉपर बनता है। 11th क्लास में आपकी जो पोजीशन थी, डेफिनेटली अकाउंट्स अच्छा होता है तो हेल्प मिलती है फॉर श्योर, बट 11th क्लास में जो हुआ सो हुआ। आज अगर आप 18 मार्च ट्यूसडे 2025 को ये अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि मैम लाऊंगा तो मैं 100 ही लाऊंगा, अकाउंट्स में तो लाऊंगा ही, बिकॉज अकाउंट्स इज नॉट थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी में तो एक बार टीचर का और आपका एंगल नहीं मेट हुआ, लाइक लैंग्वेज का, तो हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, बट प्रैक्टिकल में बोर्ड में नंबर अगर सही है तो वो नहीं काट सकते। तो आप अगर इस बात को आज तय कर लो कि मैं लाऊंगा तो 100 ही, तो आप ला सकते हो। पहले तो आप इस बात को बिलीव करो और आपके मन के कोने में कहीं भी ये बात है कि मैं एक ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट हूं, मैम मेरे से ना हो पाएगा, तो ये लाइन आप आज से बोलना छोड़ दो। कोई टॉपर, कोई एवरेज, कोई नीचे से फेलियर कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट। आपने 11th में उतना स्ट्रांगली, पैशनेटली, पागलपन की तरह चाहा ही नहीं कि मेरे 100 नंबर आ जाए, तो नहीं आए। अब आज आप अगर ट्राई करोगे, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है वैसे पढ़ोगे, तो 100 इज पॉसिबल एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑफ 10th and 11th, बट यू विल हैव टू बिलीव दैट आई कैन डू इट। डे 1 से जो मैं तुम्हें बता रही हूं, जैसे बोल रही हूं, अगर तुम वैसे पढ़ोगे, यकीन मानो अकाउंट्स में तो 100 on 100 आने ही चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी कोशिश होना चाहिए, बट इट्स अ थ्योरी पेपर, तो कभी कभी बोर्ड के पेपर चेकर की और अपनी लैंग्वेज एकदम एग्जैक्ट सेट नहीं होती, तो वो 95, 96, 97 में कहीं आप रह सकते हो। बिजनेस स्टडीज अगेन 100 out of 100 टाइप पेपर, तो आपकी कोशिश होना चाहिए टू गेट द हाईएस्ट। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि आपकी 60% आए तो आप 100 पे आ जाओ, बट कोशिश तो करो। बोलो हाँ या ना बच्चे?
किसी पे प्रेशर नहीं है। आप अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको मालूम है कि मेरे स्पोर्ट्स कोटा में 5% बढ़ जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे एक्टिविटीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको मैनेज करते हुए पढ़ें, बट ये मान के पढ़ें कि 12th इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, 12th का परसेंट अच्छा लाना इज पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एलिफेंट स्टोरी कि मैं अपने मन में कोई गलतफहमी नहीं पालूंगा अपने बारे में, नो नेगेटिविटी अबाउट माई सेल्फ, आई कैन डू इट, दैट्स इट। क्या आप ऐसा बिलीव करोगे कि आई कैन डू इट? बोलो हाँ या ना। इस बिलीव सिस्टम के बिना मैं क्या एनसीईआरटी के हेड भी आके आपको जिन्होंने पेपर बनाया है दे देना, तो भी वो भी आपको नहीं पढ़ा सकते अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं। तो इसलिए डरना किसी के बाप से नहीं, अपने पिताजी को छोड़ के, ठीक, और बस पढ़ाई में लग जाना। आर यू रेडी? इतना वीक? यस। आर यू रेडी? तो बस स्टार्ट करते हैं हम इस सफर को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। हेडिंग लिखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑनलाइनर्स, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप बीच में भेज सकते हैं डाउट्स को अपने। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बच्चे, सबसे पहले अपन आते हैं कि भारत जो है ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसा था। एनीबडी हैविंग एन आइडिया? कम ऑन, इट्स अ ओपन सेशन, रिलैक्स एंड आंसर। जैसे अपन कोई डिस्कशन में जाते हैं, क्या आपको आइडिया पता है इंडिया कैसा था ब्रिटिशर्स के आने के पहले? सोने की चिड़िया, ओके, एग्रीकल्चर रिच। सब लोग पार्टिसिपेट करो, हैव एन ओपन डिस्कशन। और चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन। ओके, सो ब्रिटिशर्स के पहले हमारा भारत कैसा था? जैसा कि सब जानते हैं, सोने की चिड़िया। क्यों कहते थे इसको सोने की चिड़िया? क्या यहाँ सोने की चिड़ियाएं रहती थी? वाई? कम ऑन, लेट्स मेक द क्लास इंटरेक्टिव। क्यों कहते सोने की चिड़िया? बहुत सोना था। कहाँ से आया? खदान थी सोने की अपने एमपी में। इन कौन बोला? हाथ तो उठाओ। हाँ, इंडिया बहुत। तो ट्रेड करने से सोने का क्या लिंक? गुड। हमारा भारत हिमालय की गोद में है। हमारे भारत में चारों सीजन हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। इंग्लैंड में 12 में से 10 महीने में जहां बर्फ रहती है और 2 महीने से धूप रहती है, हमारे यहाँ चारों सीजन बहुत अच्छे से स्प्रेड है, वेल स्प्रेड। हमारी जो सॉइल है वो बहुत उपजाऊ है। जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था और बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुए थे, तो ये जो पूरा हमारा रीजन था, हम वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉटन, वर्ल्ड के फाइनेस्ट मसाले, वर्ल्ड की फाइनेस्ट ज्वेलरी, वर्ल्ड के फाइनेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाने जाते थे। पहले मशीन्स हुआ नहीं करती थी, तो हैंडमेड गुड्स की बहुत वैल्यू थी और हम भारतवासी उसमें बहुत अच्छे थे। तो क्योंकि वर्ल्ड के लोग हमसे ये खरीदते थे, तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। तो हमको सामान के बदले में क्या मिल जाता था? गोल्ड। और इस वजह से हमारे पास ओरिजिनली कोई खदान नहीं थी गोल्ड की, बट सामान बेच बेच के अच्छी क्वालिटी का हमको काफी गोल्ड मिला। तो दैट्स वाई हम सोने की चिड़िया कहलाने लगे, क्योंकि वी वर ज्योग्राफिकली रिच, ट्रेडिशनली रिच, एथिकली रिच एंड एक्सचेंज की वजह से गोल्ड में रिच, और हम सेल्फ सफिशिएंट थे। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती थी कि हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है, क्योंकि हमारी तो कृषि प्रधान देश थे हम। एग्रेरियन सोसाइटी थी। 85% इंडिया के लोग खेती करते थे, बहुत 15% ही बस आर्टिजन्स थे, और ये सब कॉटन और ये करते थे, सॉरी, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल। बट फिर क्या हुआ? मुगल डायनेस्टी की हम पर पहले आंख पड़ी। सबसे पहले हमारे कंट्री में आए बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर। तो जब जहांगीर का टाइम था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर कोलकाता के साइड से इंडिया में शिप के थ्रू आए, सिर्फ ये कह के कि हम आपके दरबार में बस एक जगह चाहते हैं ताकि हमारा व्यापार आपसे अच्छे से हो। वो ऐसा होता है ना कि ट्रेन में कोई आके बैठता है, थोड़ी सी जगह दे देना, बैठता है, थोड़ी देर में पता चला पूरा वही लेट जाता, अपन कोने में हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कई बार। तो उन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई कि जहांगीर के जो कोर्ट वो था उनका दरबार, उसमें उन्होंने पहले सिर्फ अपने कुछ ऑफिसर्स भेजे, ट्रेड करने में आसानी हो ये कहकर। धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जहांगीर के दरबार से आसपास के एरियाज में फैलने लगी, और फैलते फैलते फैलते
इतनी फैल गई कि ऑलमोस्ट उसका परचम पूरी जगह फैल गया। वो तो आए ही इंडिया में व्यापार करने नहीं थे, कब्जा करने आए थे। फिर 1757 में हमारे भारतीयों ने एक अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। तुमने अगर सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो अब याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हम हार गए। हमसे वो डेफिनेटली ज्यादा स्मार्टर थे, उनके पास आर्म्स, एम्यूनेशन, उनके सिपाही हमसे ज्यादा ट्रेन थे, और उन्होंने इंडियंस के साथ सबसे खराब नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। भाई भाई को अलग कर दिया, तो उस चक्कर में हम हार गए। और उसके बाद इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी की, समझ लो इंडिया की कमान उनके हाथ में चली गई। अब हम परेशान तो थे ही कि वो धीरे धीरे करके हमारे को रूल करने लग गए। हमने फिर से 100 साल बाद 1857 में विद्रोह किया। तुम लोगों ने एक पिक्चर सुनी होगी मंगल पांडे, अगर सुनी हो तो बाय चांस, आमिर खान की पिक्चर थी, उसमें ये बैटल दिखाया गया है। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया द ग्रेट इंडियन रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, कि हमारे जो सिपाही थे ना उन्होंने विद्रोह किया था, और उसको ऐसे रफा दफा कर दिया हिस्ट्री की किताबों में से, बट ऐसा था नहीं। इट वाज अ प्रॉपर वॉर जो हमने लड़ने की कोशिश की थी, मगर हम वो भी हार गए, क्योंकि वो हमसे रणनीति में बहुत कुशाग्र थे और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते थे। तो ये 2 लगातार वॉर्स के कारण हम 200 साल ब्रिटिशर्स के गुलाम रह गए। ये आपको हिस्ट्री जैसा प्रतीत होगा, पर आपको मैं पिक्चर्स के साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अब पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। आप अगर इसको प्लेन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, और आप स्टोरी की तरह सुनेंगे तो आपको चीज याद रह जाएगी। तो मुझे आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। बताइए, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उसके पहले भारत एक रिच कंट्री थी या पुअर, एग्रीकल्चर बेस्ड थी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाली? जब वो आए तो किस मुगल राजा के शासन में आए? वहां से आने के बाद उनसे लड़ने का पहला संग्राम भारतीयों ने कौन से साल में किया? उसको नाम क्या दिया गया? उसके 100 साल बाद क्या हुआ? 1857 में कौन सा वॉर हुआ था? ग्रेट इंडियन रिबेलियन। हम दोनों जीते या हारे? और हारे तो हमारा रूलर कौन बन गया? हम किसके अधीन हो गए? तो 200 साल हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया, हम उनकी कॉलोनी कहलाए, और इस सिस्टम को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। इसमें एक कंट्री जो होती है वो रूल करती है और दूसरी कंट्री उसके अधीन होती है, और उसको कॉलोनी कहा जाता है जो छोटी वाली कंट्री होती है। तो हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी बन गए, और कॉलोनियलिज्म ने इंडिया को पूरी तरह से शैटर और बर्बाद कर दिया, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बना दिया। जैसे एक्सीडेंट में किसी के हाथ पांव कट जाते हैं, वो चल ही नहीं पाता है, वैसी इंडिया की हालत हो गई। पॉवर्टी तो पीक पे, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे, इलिटरेसी पीक पे, बेरोजगारी पीक पे, और बिखरे हुए हम लोग। और गए जब 1947 में, तो जाते जाते लास्ट में हमको और एक गिफ्ट दे गए कि इंडिया और पाकिस्तान को लड़ा के चलेंगे। हम अलग थे ही नहीं, वी वर वन कंट्री। बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, इंडिया अलग नहीं था, वी वर वन रीजन। और वो जाते जाते कैसे देखते कि हम लोग सब शांति से कैसे रहें, तो हमको भी लड़ा के चले गए, और तब से हम लड़ते चले आए। तो इतनी पेनफुल हिस्ट्री है इंडिया की कि कभी आप देख लें तो आप कभी जिंदगी में ब्रिटेन जाने की सोचें ना। एनीवेज, हम अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको अब आप क्लास में नोट्स के रूप में लिखोगे। आप उस एंगल से लिखोगे कि इसमें से एमसीक्यू आए तो आप बोल पाओ, उसका एक्सप्लेनेशन आए कि इंडिया कैसी कंट्री थी, आप लिख पाओ, और आपको पॉइंटर्स में चीजें याद रहे। तो अपन 5 मिनट तो नोट्स बना सकते हैं। लिखिए फटाफट। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, पॉइंट्स में अगर नोट्स बनाएंगे ना तो आपको उसको पकड़ने में बहुत आसानी होगी। इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस कंट्री। शॉर्ट में लिखिए, लंबे लंबे सेंटेंस में लिखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। केस स्टडी बेस्ड आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, एप्लीकेशन आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस बोले तो रिच। ऑनलाइनर्स, तुम भी ईमानदारी से लिखोगे,
आई एम अज्यूमिंग एंड बिलीविंग कि तुम लिख के चल रहे हो. So India was a prosperous economy. First point, full stop. Second, agriculture-based country. Agriculture-based country. ब्रैकेट में लिख लो 85%. बच्चों क्या मतलब है इसका? कितने लोग भारत में एग्रीकल्चर करते थे और बाकी लोग हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की चीजें करते थे. ठीक है, जो लिखवा रही हूँ वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है. तो पहले मैंने लिखवाया इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस कंट्री. सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है वो भी वर्ड लिखो. सेल्फ सफिशिएंट, हम इंपोर्ट नहीं करते थे, हमारे पास खुद के खाने के लिए पर्याप्त था, हम तो बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे. सो इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट. तुमने लिखा एग्रो बेस्ड कंट्री थी, 85% एग्रीकल्चर था. तुमने लिखा हम सेल्फ सफिशिएंट थे और रिच थे. ठीक है, फिर लिखो फर्स्ट पॉइंट. इस फर्स्ट का ही कंटिन्यूएशन. ये मुगल डायनेस्टी तो सिर्फ तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए था. लिखो, टू हिस्टोरिकल इवेंट्स laid the foundation of British Empire. Two historical events. राइटिंग स्पीड तेज रखना और बिल्कुल नीट एंड टाइडी नोट्स बनाना. Two historical events laid the foundation of British Empire. ईयर लिखो 1757 Battle of Plassey. 1757 Battle of Plassey. हम जीते कि हारे? राइटिंग स्पीड अगर थोड़ी धीरे हो तो अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको. 1757 लिख लिया, बैटल ऑफ प्लासी. उसके बाद लिखो आफ्टर दिस वॉर इंडियाज कंट्रोल केम इन द हैंड्स ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर दिस, ये सब तुम पॉइंटर्स के रूप में लिख रहे हो. आफ्टर दिस control came in the hands of East India Company. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दूसरा वॉर हम लिख रहे हैं 100 years later revolution of 1857. अपने तरीके से लिख लो. 100 years later revolution of 1857. "100 years later, Revolution of 1857 took place. Therefore, almost 200 years, British rule was present." ऑलमोस्ट 200 years के लिए ब्रिटिश रूल प्रेजेंट था. बच्चों इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको पैराग्राफ और सेंटेंसेस में बांधने की जगह पॉइंटर्स की तरह लिखो ताकि दिमाग में बैठे. हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है. अब 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन लिखो. कलोनियलिज्म, वहीं पे हैशटैग लिख के कलोनियलिज्म एक डेफिनेशन लिख लो. इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस. इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल and social relations between two countries of which one is the ruler and other is its colony. ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल और सोशल उसके कीवर्ड है. पॉलिटिकली एक शासन कर रहा है, एक अधीन है, और सोशल रिलेशन में भी एक मतलब दूसरे वाले के ऊपर पहले वाला हावी है. सो पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज जिसमें एक रूल कर रहा है और दूसरे को कॉलोनी बना लिया है. 2 छोटे छोटे डब्बे बना लो कि भारत कॉलोनी था, ब्रिटेन रूलर था. नोट्स अच्छे से बनाओ क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन
यही तुम्हारा साथ देंगे। बुक्स नहीं दे पाएंगी बच्चे, बुक्स में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, बुक्स रीडिंग के लिए अच्छी हैं बट एग्जाम के आखिरी दिन के लिए नहीं। और बोर्ड का टाइम टेबल कभी कभी ऐसे फंसता है जैसे जिनका इको था, इको तो सभी का है, जिनका हिंदी था अभी तो उनको हिंदी और इको में मात्र 3 दिन का गैप मिला। तो कभी कभी गैप बहुत कम मिलता है, तो नोट्स अगर आपके हैंडी होंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। 19 चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि नोट्स हम अच्छे से बनाएं। ठीक है, अब मैं आपको साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखते हैं कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। पर्पस मेरा स्लाइड बना के आपके सामने लाने का एक ही है कि आपके दिमाग में चीज बैठे, आवाज ना करना, सबको मौका मिले सुनने का, सोचने का। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बोलना नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल मतलब आजादी के बाद या आजादी के पहले? आजादी के पहले। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। मन में सोच लो। आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चन, तुम बस देखना, मुझे बताना कि तीनों मेरे सही हुए कि नहीं। तो रटने का काम नहीं है 12th में, मजे की बात है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में सुन रहे हो, जीके की तरह पढ़ लिया, पता ही नहीं चलेगा इकोनॉमिक्स कब हो गई। दैट इज द ब्यूटी, रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ रटने का कोई काम ही नहीं है। सोच लिया इसका आंसर, नोट कर लिया? नोट कर लिया एवरीवन? ओके, एक और क्वेश्चन, ऑनलाइनर्स तुम भी नोट करना, फिर बताना सही कर पाए कि नहीं। प्रायर मतलब पहले, टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंडियन इकोनॉमी? पहला, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड फ्लरिशिंग मार्केट्स, ये प्रायर पहले की बात हो रही है। बी, livelihood of Indian people was mainly based on agriculture. C, Indian handicrafts, textile industries and metallic work enjoyed a worldwide market. Fourth, all of the above. You have to note which you feel is the best answer. अभी अभी तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, आई एम जस्ट रिलेटिंग द थ्योरी विद द एमसीक्यू सो दैट यू डोंट हैव दैट फियर कि भगवान जाने 12th है तो क्या है। सिर्फ तुम्हारी सिंसियरिटी चाहिए, जितना क्लास में कराते जाएंगे तुम उससे ही क्रॉस कर ले जाओगे जो तुम्हें अचीव करना है। रेडी एवरीवन? आगे जाऊं मैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ डैश इकोनॉमी, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, both A and B, none of the above. सोच लिया? तो बताओ इसका आंसर क्या है। लोड आया दिमाग पे कि नॉर्मली पहले की भी तुम्हारी जीके थी, आज मैं तुम्हें नहीं भी बताती तो भी तुमको क्लिक कर जाता कि नहीं। तो कॉमन सेंस भी बहुत लगाना है 12th में, पुरानी पढ़ी हुई चीजें भी काम आ जाएंगी। इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। हम इंडिपेंडेंट थे, हम किसी के अधीन नहीं रहे, फ्लरिशिंग थे, हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन था। तो यू आर करेक्ट अगेन। एंड दिस वन, दिस आंसर, डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर। क्या 100% लोग एग्रीकल्चर करते थे? कितने करते थे? 85%। चलो अब तुम्हारी जरा जीके चेक करते हैं और क्लास की मेमोरी चेक करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का ईयर, कितने साल इंडिया कॉलोनी बनी रही? एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बिफोर इंडिपेंडेंस रिच और पुअर, आफ्टर इंडिपेंडेंस रिच और पुअर। मैंने तो नहीं कहा था पर तुमने अज्यूम कर लिया, तुम्हें पता भी है, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, सिविक्स हिस्ट्री सब पढ़ के आए हो, वेरी गुड। तो हमारा ये फ्लेवर है इंडियन इकोनॉमी का। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स बना के मैं तुम्हें पूरी जितनी भी हम क्लासेस पढ़ेंगे सभी मैं तुम्हें स्लाइड से और नोट से ही पढ़ाऊंगी। इस तरह से पढ़ने में तुम्हारे दिमाग में एक एडिशनल मेमोरी बिल्ड होगी, तो तुम पे लोड नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं वापस आती हूँ उस पॉइंट पर, वाई एपीटी। तो इसको एक बार सुन लो तुम, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। 4:54 हुए, 6 मिनट में इस काम में लूंगी। ये 10 ऐसे अनबीटेबल फीचर्स हैं जो तुम्हें एपीटी के बारे में जानना चाहिए एंड यू शुड फील प्राउड अबाउट इट दैट यू आर स्टडीइंग हियर। सबसे पहली तो फैकल्टी टीम,
मेरे ख्याल में भोपाल में 12th क्लास के लिए और 11th के लिए इतनी बड़ी टीम कहीं पर भी नहीं है। मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, 25 साल जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ा रही हूँ। This year we have some good additions in our faculty team. We will be starting. अपने स्कूल के टीचर्स को देख के कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब यहाँ भी नहीं बच पाए। Anyways, तुम्हारा सब्जेक्ट probably वो ना पढ़ाएं। So Kothari sir from Campion School, he will be taking computer science and IP for those subject बच्चों का जिनका optional है। Bela ma'am from Kamal, she will be the code faculty. Co-faculty माने there will be 3 faculty for mathematics: Bela ma'am, Gulzar ma'am and Rajesh Tiwari sir. So there are 3 teachers who will be taking this subject, and then with me in accounts is Sudhanshu sir and also Soumya ma'am. So you would think 3 teachers for one subject. Let me tell you, अगर 100 लाने हैं ना तो बहुत दम लगानी पड़ती है। मैं आपको क्लास में कुछ भी पढ़ा दूं, जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी बहुत ही दिक्कत होगी। You will be meeting Sudhanshu sir today. Soumya ma'am, some people know, some will be knowing after some time. Sudhanshu sir दिखने में छोटे हैं, but he has 9 years experience in MNC working as a chartered accountant. He was the captain of Montfort School, Bhopal. Then he went to Christ College, and then he did his graduation there, did his CA, went to UK, was there for 6 years, and because for his parents, he has come back to India. So he has such a vast experience कि when he आपको वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, वो आपके साथ जो आपकी गलतियां होती हैं ना, जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, वो आपको ऑन ट्रैक रखेंगे, बिकॉज ही नोज द पल्स कि बाहर जाके कॉलेजेस में भोपाल के बच्चों की क्या हालत होती है। तो ही इज अ वेरी गुड एडिशन टू द फैकल्टी टीम। ही विल बी there with me in accounts. Soumya ma'am will also be there for the sessions, practice sessions, and of course मैं तो हूँ ही। Then Cheryl ma'am, many of you know, she will be assisting me in economics, and then Lisha ma'am and Shweta ma'am, they will be there for business studies. Multiple faculty रखने का reason यही है because 12th class में batches अलग-अलग dates पे start होते हैं। One batch is starting today, next batch will be 1 month later on 18th of April. So we need more people, and therefore आपको कहीं पर ये फील नहीं होगी दिक्कत कि मुझको डाउट पूछना है और मेरे पास कोई एडिशनली अवेलेबल नहीं है। सो द फैकल्टी टीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सपीरियंस। यू नीड बोथ, एक अकेले से काम नहीं होता। देन द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द नोट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी जीत ये नोट्स हैं, 12th के लिए खास तौर पे। 11th में तो आई सेट की टीचर्स कहते हैं कि बुकिश लैंग्वेज लिखो, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि करें क्या। मैम कुछ कह रही हैं, स्कूल वाले कुछ कह रहे हैं, नंबर तो उन्हीं को देने हैं, बट बोर्ड का पेपर स्कूल में चेक नहीं होता। पेपर चेकर जो होते हैं वो आपके यहाँ पे सेशंस लेंगे आके, जो भोपाल के सीनियर पेपर चेकर्स हैं, वो आपको खुद अपने मुंह से बता देंगे कि बुकिश लैंग्वेज नहीं, कॉन्सेप्ट देखते हैं बोर्ड के टीचर्स। ये सेल्फ सफिशिएंट बुक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे ऑफ कोर्स यू नो टेस्ट। जो लोग यहाँ एपीटी में 11th में पढ़े थे, अब अगर उन्होंने सीरियसली टेस्ट दिए होंगे तो उनको खुद इम्प्रूवमेंट अपने टेस्ट के थ्रू दिखा होगा लास्ट में, स्पेशली हाँ या ना। आवाज तो निकालो। तो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में भी टेस्ट होते हैं, बट आप स्कूल के टेस्ट कैसे देते हो आपको बहुत अच्छे से पता है। और टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एपीटी का बहुत बड़ा यूएसपी है। नेक्स्ट इज डेफिनेटली आवर बडी सिस्टम, जो कहीं पर भी नहीं है। देखो यार, तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा, अगर तुम लोग प्रेजेंट नहीं होते हो ना क्लास में और एब्सेंट होते हो और हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करें, तो तुम ना कैरिड अवे हो जाते हो घूमने में, फिरने में, दोस्ती में, यारी में, तुम ट्रैक पे से हट जाते हो। और जब तुमको समझ में आता है इट इज टू लेट, तो 11 का परसेंटेज तुमने कम कर लिया, चल गया। बच्चों बोर्ड का कर लोगे ना, जिंदगी भर पछताओ। तो तुम्हें ट्रैक पे रखने के लिए देयर इज अ बडी टीम, जो हर बच्चे को एक बडी मिलेंगी जो उनके एब्सेंट होने पर पेरेंट्स को अपडेटेड रखेंगी। सॉरी टू से, तुम्हें बुरा लग सकता है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स वो तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे वेर एवर नीडेड। एंड देन इज द ऐप, क्योंकि 12th क्लास में स्कूल में लास्ट ईयर है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि जब तुम्हारा फेयरवेल होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, कोई ट्रिप हो गई, तुम क्लास स्किप कर गए। नाउ अब आपको वो लेक्चर कैसे मिलेगा बताओ। तो ये एपीटी का इतना यूनिक फीचर है कि पूरे भोपाल में देयर इज नॉट अ सिंगल कोचिंग
कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही लेक्चर आपको ऐप पे मिल जाए, और आप खुद, आपका दिल जानता है कि पूरे साल के 12 महीने कोई नहीं पढ़ पाता है, किसी किसी मंथ तो वो ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो उस वक्त के लेक्चर्स को उसको रिपीट करना हो क्या करें। जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया और अगले साल मार्च में 2026 में हो सकता है 20 मार्च को आपका इको का पेपर हो, 1 साल बाद, तो आपको रिवाइज करना है, तो आप क्या करो, तो आपके पास ऐप है जो कि बहुत ही बड़ा हथियार है। अगर कोई यूज करना चाहे तो इससे बेटर कोई चीज नहीं है, मेरे विचार में ये बहुत बड़ी चीज है। एंड देन हेल्दी कंपटीशन। जो भी बच्चे स्कूल्स के पढ़ते हैं, जब वो अपने ही स्कूल में जब होते हैं तो वो बचपन से जानते हैं ये टॉपर है, पढ़ने वाला है। यहाँ पर आके यू आर स्टडिंग इन अ ग्रुप। व्हेन यू स्टडी इन अ ग्रुप देयर इज ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन इफ यू टेक इट दैट वे। अगर आपको एक दूसरे से नहीं फाइट करना है, आपको पूरे भोपाल से फाइट करना है, वी आर ऑल टुगेदर and we have to fight and you have to become topper of your school. This was my wish in 11th also. Some of you did it, some of you just came close. This time we will achieve it. So competition बहुत healthy रहता है if different school children are studying under one roof. And of course ये हमारे 11th के results इस बात का proof हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। We will be doing a short prize distribution just now after my class. So all the achievers, if you're there in the class, please stand. Ishika, are you there? Please stand. Please clap for her. Rajveer, are you there in the class? Please stand for him. First rank, St. Mary's, first rank, iconic. Aditya, are you there in the class? No, not now, online, I think, yeah. So first rank, Aditya's SPS, Gandhinagar. Him, first rank, Shri Bhavan Swarthi. Ruchika, first rank, Shubham Sagar Public School. Avika, second rank, Kamal. Krishna, St. Mary's, second rank, and Pihu, second rank, SPS. And then we have Stuti, St. George. Please keep standing. St. George, second rank. Vidhi, Kamal, second rank. Mariam, Bal Bhavan, second rank. And we have our Siddhant and Zeni and Monit. So these are the results of this year. Please clap for them. You will be getting your prizes just now. Beto. So ये achievements तो हैं ही. Just 2 minutes. बैठ जाओ बेटा। बट एवरी ईयर आप ये जो आपके सीनियर्स हैं, जस्ट आपका पिछला साल, ये 5-6 साल के रिजल्ट नहीं है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये जस्ट पिछले साल का 2024 का रिजल्ट है। आप ये सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, 100। कई बार बच्चों को लगता है कि बिजनेस स्टडीज मैम कर लेंगे, घर में घोट लेंगे, बट जिस तरह के बोर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है इस बार का जो पेपर है, एक एक पन्ने का एक एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको क्लास की प्रैक्टिस चाहिए। अवनी एंड गीतिका बोथ फ्रॉम कामल एंड बवनदीप फ्रॉम सेंट जोसेफ स्क्वायर, ये मार्क्स एक बैच के हैं 90s में इन बिजनेस स्टडीज। फॉलोड बाय दैट ये अगेन यू मस्ट बी प्रोबेबली रिकॉग्नाइजिंग योर सीनियर्स फ्रॉम योर स्कूल, एंड देन कम्स अकाउंट्स। सो एज आई सेड, अकाउंट्स 100 इज पॉसिबल। भोपाल में मात्र 7 या 8 बच्चों के 100 आते हैं, मात्र 10,000 बच्चे 12th देते हैं, मात्र 7 या 8 हजार बच्चों के 7 या 8 7 और 8 बच्चों के 100 आते हैं। तो आपको भी उनमें से एक बनना है, और आप ये अकाउंट्स के आपके जस्ट पिछले साल के सीनियर्स के रिजल्ट्स हैं। इतने सारे बच्चे, यू नो वी हैव अ बैच ऑफ 100 विच वी कॉल द फर्स्ट मेन बैच, ये उस बैच का रिजल्ट है। 100 में से इतने लोगों के 90s में आए, और ये सब टॉपर नहीं थे जब भोपाल आए थे, एपीटी में आए थे, कुछ आउट ऑफ भोपाल के हैं, कुछ एपीटी के, मतलब यहीं के। एंड दिस इज इकोनॉमिक्स। सो इतने लोगों के 90s में आना, और हर बार टॉप 5 में एक ना एक स्टूडेंट एप्टियन रहता है, इस कंसिस्टेंसी का रीजन सिर्फ एक प्रॉपर सिस्टम है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ऐसा बनना है, कैसा बनना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से यू शुड बी चूजिंग एपीटी। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, घर पे बैठ के भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यदि बारिश है, यदि गर्मी है, यदि बुखार है। कोई भी क्लास भोपाल में ऐसी नहीं है, नॉट अ सिंगल, कि आप अगर फेस टू फेस नहीं जा पा रहे हैं उस दिन, तो आप घर से पढ़ लें। तो इतनी फैसिलिटीज के बाद अगर आपको फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए और आप सोच रहे हैं कि मैं देखता हूँ, कहीं सोचता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब आप मुझे आज क्लास के बाद अपना परसेंटेज लिखेंगे कि आपका गोल क्या है। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब 98 लेके आओ, बट बच्चे जिंदगी की आखिरी क्लास है स्कूल की, बेस्ट लेके आओ ना। हाँ या ना? हाँ या ना?
तो आज मुझे सभी लोग मैसेज करेंगे। मेरा नंबर जिनके पास है वेरी गुड, जिनके पास नहीं है सीए रचना मैम कहते हैं मुझे, आप मुझे अपना नाम, अपना स्कूल और अपना टारगेट परसेंटेज जरूर भेजेंगे। ठीक है बच्चे? यस एवरीवन? सो अभी मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।